ये बात है सन 1962 की, जब अमेरिका में रतन टाटा अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उसी बीच उन्हें एक अंग्रेज़ लड़की से मोहब्बत हो जाती है और वो दोनों शादी करने की सोचने लगते हैं। लेकिन इसी बीच रतन टाटा को इंडिया से फ़ोन जाता है और कहा जाता है आपकी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप इंडिया वापस लौट आओ। इस खबर को सुनने के बाद रतन टाटा वहाँ से तुरंत इंडिया लौटने की सोचने लगते हैं और इंडिया लौट आते हैं। लेकिन वो लौटते समय साथ में उस लड़की को भी लाना चाहते थे जिससे वो शादी करने वाले थे। लेकिन उस लड़की के परिवार वाले रतन टाटा को यह कहकर मना कर देते हैं कि अभी भारत और चीन के बीच की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। और उनसे कहा जाता है कि जब युद्ध की स्थितियां ठीक हो जाएगी तो हम इन्हें वापस भेज देंगे। लेकिन दोस्तों टाटा जी जब इंडिया आ जाते हैं और उनके दादी के स्वास्थ्य की देखभाल करने लग जाते हैं और अपना बिजनेस संभालने लगते हैं, उसी दौरान उस लड़की की शादी किसी दूसरे लड़के से फरेबी से करवा दी जाती है। दोस्तों जब इस बात का रतन टाटा को पता चला तो वह उसी समय एक प्रण ले लेते हैं और कहते हैं कि वो ज़िंदगी भर कभी शादी नहीं करेंगे, ज़िंदगी भर कुंवारे रहेंगे। समय का पहिया आगे बढ़ता जाता है। एक दिन 9 अक्टूबर सन 2024 को मुंबई के एक हॉस्पिटल से खबर आती है कि रतन टाटा अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों जैसे ये खबर मुंबई के हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, ये खबर आग की तरह देश हो या विदेश हर जगह फैल चुकी थी। सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, सभी लोग दुख व्यक्त कर रहे थे, सभी के चेहरे पर मायूसियाँ थी, सभी के चेहरे उदासी से भरे हुए थे। आखिर एक व्यक्ति में ऐसा क्या था कि लोग जो भी सुन रहा था उनके बारे में, जो भी उनकी मृत्यु की खबर सुन रहा था वो शोक मना रहा था। उनके जो देहांत की खबर थी वो सुनकर सभी के चेहरे उदासी से भर गए थे। ऐसा आखिर क्या था उस व्यक्ति में, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास गौर और आप देख रहे हो द स्टोरी पॉइंट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों, चाय कॉफ़ी या हो पानी, नमक मिर्च या हो मसाले, ट्रक बस कार या हो हवाई जहाज़, कहीं ना कहीं आप लोगों को इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती होगी और इन चीज़ों में कहीं ना कहीं टाटा का महत्वपूर्ण रोल है। दोस्तों इन चीज़ों में कहीं ना कहीं टाटा की हिस्सेदारी है, कहीं ना कहीं ये कंपनियां टाटा की है। इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको भी अपने दैनिक जीवन में लगता ही होगा, आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते ही होंगे। तो कहीं ना कहीं हम भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से टाटा की चीज़ें यूज़ करते हैं। टाटा का दोस्तों नाम देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मशहूर है और टाटा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना व्यापार, अपनी कंपनियां चलाता है। दोस्तों टाटा एक ब्रांड बन चुका है, टाटा का नाम देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मशहूर है। आज हम बात करेंगे आखिर कैसे जीरो से हीरो तक इस नाम को पहुंचाया गया, कैसे रतन टाटा की कंपनियां इतनी मशहूर होती गई, आखिरकार कैसे टाटा की स्थापना हुई। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 1822 से, लगभग 200 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। गुजरात प्रदेश में एक गांव पड़ता है नवासाही और इसी गांव में एक पारसी परिवार रहता था। उस पारसी परिवार में एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम रखा जाता है नसरबानजी टाटा। जब ये लड़का 20 साल का हो जाता है 1822 में, तब तक दोस्तों इसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके यहाँ एक बेटा भी हो चुका था। अब वो फैसला लेते हैं कि ये गाँव में नहीं बल्कि शहर की तरफ जाएंगे, शहर की तरफ रुख करेंगे और शहर में जाकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों गाँव में इन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा था। अब वो शहर की तरफ रुख करने वाले थे और शहर में अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं। और दोस्तों किस्मत उन्हें महाराष्ट्र के मुंबई शहर लेकर पहुंच जाती है। दोस्तों उस समय मुंबई को बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता था। जैसे ही दोस्तों बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे जाने के बाद अपने कॉटन का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इनका बिजनेस ग्रो होता है और दोस्तों बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो हो जाता है कि इनके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे इनका बिजनेस और फैलने लगता है और समय का पहिया बीतता जा रहा था। समय के साथ उनका बेटा भी बड़ा होते जा रहा था। बेटे की दोस्तों 20 साल की उम्र हो जाती है। जो इनका बेटा था उनका नाम इन्होंने जमशेदजी टाटा रखा था। जब इसकी 20 साल की उम्र हो जाती है तो उससे कहा जाता है तुम भी बाहर निकलो, देश विदेश की यात्रा करो और देश दुनिया का अनुभव लो। जब दोस्तों जमशेदजी टाटा निकलते हैं अपनी यात्रा पर तो सबसे पहले हांगकांग जाते हैं, हांगकांग के बाद लंदन जाते हैं और लंदन से आने के बाद इंडिया की अलग अलग जगहों पर घूमते हैं और इंडिया में ही अपना स्टील का व्यवसाय चालू कर देते हैं। धीरे धीरे इनका व्यापार और ज़्यादा बढ़ रहा था, लोगों के बीच इनकी इज्जत
दौलत शोहरत सब कुछ बढ़ती जा रही थी और ये जहाँ भी जाते थे लोग इनका आदर सम्मान करते थे, इनका आदर से नाम लिया करते थे और देश में इनका मान सम्मान और भी बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, इनकी ज़िंदगी से जुड़े कई सारे किस्से हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बात है साल 1889 की, जब जमशेदजी टाटा अपनी फैमिली को लेकर मुंबई में एक इलाका है काला घोड़ा, वहाँ एक होटल पड़ती है, होटल अंडरसन्स, वहाँ इन्हें जाना था अपनी फैमिली के साथ। लेकिन दोस्तों, दरबान इन्हें होटल में जाने से रोक रहा था, इन्हें होटल के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही थी। कारण ये था कि उस होटल में केवल यूरोपियन लोग ही एंट्री कर सकते हैं, केवल उस होटल में यूरोपियन को ही एंट्री मिलती थी, इंडियन उस होटल में अलाउ नहीं थे। जमशेदजी टाटा को यह कहकर मना कर दिया जाता है कि आप इस होटल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह होटल में केवल यूरोपियन ही जा सकते हैं। जब जमशेदजी टाटा द्वारा अपना परिचय दिया जाता है, वो बताते हैं कि वो इस देश के बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि उस होटल के कुछ रूल थे, कुछ रेगुलेशन थे, उस वजह से उन्हें मायूस होकर वहाँ से लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब वो लौट रहे थे उसी समय वो अपने मन में दृढ़ निश्चय करते हैं कि एक होटल वो भी खोलेंगे, जो व्यक्ति उस होटल का खर्चा अफोर्ड कर सकेगा वो इस होटल में जाने के लिए एलिजिबल होगा, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति वो होटल में जा सकता है जो उस होटल का खर्चा अफोर्ड कर सकेगा। उसके लिए कोई रूल या रेगुलेशन नहीं है, केवल उस होटल का खर्चा अफोर्ड करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। जब ये होटल खोलने वाला प्लान लोगों को पता चलता है तो लोगों के द्वारा इनका दोस्तों मजाक बनाया जाता है, इनकी हंसी उड़ाई जाती है। कहा जाता है कि इनका छोटा मोटा कॉटन का और स्टील का बिजनेस है, क्यों ये होटल के बिजनेस में अपना हाथ फैला रहे हैं, क्यों अपने पैसों को बर्बाद करना चाहते हैं। लोगों के द्वारा इनका मजाक बनाया जाता है। हालांकि दोस्तों, समय का पहिया चलता जा रहा था, लगभग 10 से 11 सालों में होटल बनकर तैयार भी हो जाता है। दोस्तों, मुंबई में ही एक जगह है समुद्र के किनारे और वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट सामने वो अपना एक होटल खोलते हैं जिसका नाम रखा जाता है द ताजमहल होटल। द ताजमहल होटल दोस्तों कई लोगों की स्मृतियों में आज भी छाया हुआ है और कई लोग इस होटल में जा चुके हैं। जो लोग मुंबई घूमने जाते हैं वो दोस्तों द ताजमहल होटल में एक बार ज़रूर जाते हैं। जो लोग गेटवे ऑफ इंडिया के वहाँ घूमने जाते हैं, समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं, वो एक ना एक बार ताज होटल में ज़रूर जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया के पास ज़रूर जाते हैं और अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। कोई अपनी फ़ोटो क्लिक करवाता है, कोई वीडियो बनाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल में कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। ये होटल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है और मुंबई का सबसे जाना माना होटल माना जाता है। जमशेदजी टाटा का नाम लगातार बड़ा हो रहा था। अब धीरे धीरे जिम्मेदारियां और बढ़ने लगती हैं। वो ये जिम्मेदारी अपने बेटे को दे देते हैं जिनका नाम होता है रतनजी टाटा। दोस्तों, आज हम रतनजी टाटा के बारे में ही कुछ बातें जानने वाले हैं। इनकी स्कूली शिक्षा मुंबई के ही स्कूलों से हुई थी। साल 1955 में दोस्तों ये विदेश चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। समय बीतता जा रहा था, उनकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो रही थी, लेकिन दोस्तों इसी बीच उन्हें एक अंग्रेजी लड़की से मोहब्बत हो जाती है और दोस्तों वो उससे शादी करने की भी सोचते हैं। लेकिन समय का पहिया धीरे धीरे चल रहा था और इसी बीच साल 1962 में उनकी दादी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो इंडिया से दोस्तों उन्हें खबर जाती है कि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें वापस इंडिया आ जाना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद वो इंडिया लौटने का प्लान बना लेते हैं और इंडिया आ जाते हैं और उस लड़की को भी साथ लाना चाहते थे जिससे वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों उसके परिवार वाले उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि अभी इंडिया और चीन के बीच जो स्थितियाँ हैं वो गंभीर है, हम अभी हमारी बच्ची को नहीं भेज सकते। जब ये स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी तो यह आ जाएगी और आपकी शादी भी करा दी जाएगी। रतनजी टाटा इंडिया लौट चुके थे और अपनी दादी की देखभाल के साथ अपने बिजनेस में ध्यान दे रहे थे। उसी बीच उधर उस लड़की की शादी दूसरे व्यक्ति से करा दी जाती है। जब इस बात का टाटा जी को पता चलता है तो वो फैसला लेते हैं कि कभी ज़िंदगी में वो दोबारा शादी नहीं करें। हालांकि दोस्तों उनके साथ फिर एक नाम जुड़ता है जिमी गिरेवाल का, जिनकी फिल्म आई थी। खबर ये भी आती है कि जिमी गिरेवाल के साथ उन्होंने विदेश में बहुत अच्छा वक्त भी गुजारा है। इनके अफेयर की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन फिर ये प्रमाण नहीं मिलते कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की, आखिर क्या इनके साथ हुआ था। हालांकि दोस्तों ये एक निजी मामला हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही वक्त का पहिया आगे बढ़ता जा रहा था। एक किस्सा और है इनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। साल 1980 की बात है, जब टाटा की कंपनियां अपनी ग्रोथ पर थी, टाटा अच्छा खासा नाम कमा चुका था। इसी दौरान साल 1980 में एक गैंगस्टर की नज़र इनकी टाटा मोटर्स पर पड़ जाती है और उस कंपनी में उस दौरान करीब 4000 कर्मचारी काम करते थे। दोस्तों वो इन्हें धमकियां देने लगता है, रंगदारियां बताने लगता है और उनसे पैसा वसूल करने की फिराक में था। लेकिन दोस्तों टाटा के द्वारा उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, पुलिस का सहारा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों गैंगस्टर उनसे रंगदारी वसूलने की फिराक में था और वह कर्मचारियों को भी डराता धमकाता था। इसी वजह से कर्मचारी उस कंपनी में आने से
कतराते थे और एक समय आया था जब कंपनी दोस्तों बंद हो गई थी, कोई भी कर्मचारी उस कंपनी में नहीं जा रहा था। इसके बाद टाटा के द्वारा पुलिस से मदद ली जाती है, तो टाटा ये फैसला लेते हैं और विज्ञापन निकालते हैं कि जो मजदूर या फिर यूँ कहें जो कर्मचारी उस कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें हम ज़्यादा मुनाफा देंगे, उन्हें हम ज़्यादा फ़ायदा देंगे, वो काम पर आएँ। और ये आइडिया उनका काम कर जाता है। जो कर्मचारी उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो वापस लौट आते हैं और उनकी फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। उस गैंगस्टर को भी दोस्तों बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर दोस्तों साल 1998 की बात है, इन्होंने एक कार लॉन्च की थी जिसका नाम था टाटा इंडिका। तो दोस्तों पूरे देश में धूम मचा रही थी और इस कार को इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से लॉन्च किया था। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये कार इतनी चल नहीं पाई और इन्हें ऐसा लग रहा था कि इस कार को लॉन्च करने के बाद या फिर यूँ कहें इस कार की कंपनी से इन्हें कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। तो ये सोचते हैं कि इस कार के विज़न को बेच दिया जाए ताकि कोई विदेशी कंपनी इसके साथ मिलकर काम करेगी। इस बात से लेकर दोस्तों वो अपने कार को विज़न को बेचने के लिए मार्केट में उतार देते हैं। फिर एक कंपनी आती है अमेरिका की दोस्तों फोर्ड, और जब दोस्तों फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड के साथ रतन जी टाटा मुंबई के एक होटल में मीटिंग कर रहे थे तो उनके द्वारा टाटा जी की बेइज्जती कर दी जाती है। कहा जाता है कि जब आपको कार की कंपनी का नॉलेज नहीं है या इस बात का नॉलेज नहीं है तो आपने इस कंपनी को क्यों लॉन्च किया या फिर इस कार को क्यों लॉन्च किया। हम आपके ऊपर इस कंपनी को खरीद कर एहसान कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात उस फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड ने कह दी थी जो रतन जी टाटा के दिल पर लग जाती है। और जब वो वापस लौट रहे थे मीटिंग के दौरान तो उनके दिमाग में बस यही बातें गूंज रही थी और वो फैसला लेते हैं कि वो अपनी कार के विज़न को नहीं बेचेंगे, चाहे उन्हें जितना भी लॉस हो वो इस कंपनी को चलाएंगे और एक अच्छे मुकाम तक भी लेकर जाएंगे। फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड को मायूस होकर वहाँ से लौटना पड़ता है और वह वापस चले जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और जब साल 2008 में फोर्ड कंपनी का दिवालिया निकलता है तो इस बात की जानकारी रतन जी टाटा को हो जाती है और वह मार्केट में उतर आते हैं इस कंपनी को खरीदने के लिए और इस कंपनी को अपने अंदर टेक ओवर करते हैं। तो फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड के द्वारा कहा जाता है कि टाटा जी आपने हमारी इस कंपनी को खरीदने के बाद हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम इस एहसान को नहीं भूल सकते। दोस्तों तब उन्होंने लैंड रोवर और जैगुआर कंपनी को अपने कब्जे में ले लिया था और दोस्तों इस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लैंड रोवर की आज अपनी एक पहचान है। ये कंपनियां डूब रही थी और जैसे ही टाटा जी का हाथ इन पर लगा वो कंपनियां एक प्रकार से चमकने लगी और कंपनियों की खुद अपनी पहचान बनती गई। दोस्तों इसे कहते हैं समय का फेर। एक समय था जब रतन जी टाटा अपनी कंपनी के विज़न को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड से मीटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इनकी बेइज्जती की थी और दोस्तों इसी बात का बदला वो विल फोर्ड से लेते हैं उनकी कंपनी फोर्ड को खरीद कर। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण किस्से हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए। एक किस्सा और याद आता है, साल 2008 का तारीख थी 26 नवंबर, जब इनकी होटल द ताजमहल में कुछ आतंकवादी घुस आते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी होते हैं, वो उनकी होटल में घुस आते हैं और होटल में घुसने के बाद गोलीबारी करने लगते हैं। जो अंदर कर्मचारी थे, जो गेस्ट थे, उनके ऊपर ये हमला कर देते हैं। करीब उस समय 300 से ज़्यादा उस होटल के अंदर व्यक्ति थे, कुछ गेस्ट थे और कुछ कर्मचारी थे। आतंकवादी जो भी सामने आ रहा था उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे। और इस बात का पता जब रतन जी टाटा को चलता है तो टाटा जी उस होटल में अपना संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका संपर्क नहीं हो पाता है। तो वो खुद उस होटल तक पहुंच जाते हैं, द ताजमहल होटल जाते हैं और होटल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड और उनके कुछ पर्सनल गार्ड साथ ही पुलिस ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे। उन्हें अंदर जाने से साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें वहाँ उनकी जान का खतरा भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों सुबह से शाम हो गई थी, अपने कर्मचारियों और गेस्टों के लिए वो वहाँ उनकी हेल्प के लिए सारे दिन एक ही जगह खड़े रहे। उनका कहना था कि मेरे जो गेस्ट है और मेरे जो कर्मचारी है वो होटल के अंदर फंसे हुए हैं और मैं बाहर खड़ा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और दोस्तों इतना ही नहीं, जो कर्मचारी होटल के अंदर रुके थे वो भी वहाँ से हिले नहीं और वहीं पर रुके रहे। और दोस्तों ये बात अखबारों में सुर्खियाँ बन जाती है कि होटल का इतना बड़ा मालिक दिन भर अपने कर्मचारियों और गेस्टों के लिए होटल के सामने खड़ा रहा। तो इस पर बाकायदा रिसर्च की जाती है कि आखिर ऐसा क्या है उन कर्मचारियों में या फिर ऐसा क्या है उस होटल के मालिक में। तो रिसर्च में पता चलता है कि जो टाटा अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते हैं वो व्यवहार बिल्कुल अपने परिवार के सदस्यों के समान करते हैं, जैसे कोई कर्मचारी उनके परिवार के सदस्य का हिस्सा हो। और शायद यही क्वालिटी है उनके अंदर जो
आज भी देश में उन्हें याद किया जाता है। उनके निधन के बाद आज भी देशवासियों ने उनके लिए आंसू बहाया है। दोस्तों वह अपनी कमाई का 66% हिस्सा दान कर देते थे। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब एक परिवार को उन्होंने बारिश में भीगते हुए देखा, एक बाइक पर बैठे हुए, तो उन्होंने सबसे सस्ती अफोर्डेबल एक टाटा नैनो कार लॉन्च कर दी। हालांकि ये बात अलग है कि टाटा नैनो उतनी नहीं चली, मार्केट में ज़्यादा चल नहीं पाई, लेकिन उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा और उनको आसान बनाने की कोशिश की। देश में हर प्रकार से उन्होंने योगदान दिया। कहीं ना कहीं दोस्तों देश ने एक अनमोल रतन को खोया है। दोस्तों रतन टाटा केवल नाम के ही रतन नहीं, बल्कि देश के लिए एक अनमोल रतन थे जो देश ने आज खोया है। और इनके जाने के बाद हर व्यक्ति मायूस है, हर व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं। इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कई सारे ऐसे किस्से हैं जो हमें जानना चाहिए, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जितना हो सका मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप रतन टाटा जी को दिल से लाइक करते हो तो उनके लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और उनके लिए कमेंट में 2 शब्द अपनी तरफ से ज़रूर लिख कर जाना। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि अगले वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।